Hello students, this is Kundan Gupta and welcome to our YouTube channel AP Mathematics. Today we will discuss the topic decimal expansions of real numbers. तो डेसिमल एक्सपेंशन रियल नंबर का क्या होता है, कैसे हम रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना आपने पहले के क्लासेज में सीखा होगा। तो हम यहाँ पे कुछ नंबर को, कुछ फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट किए हैं, आप उसे देखिए। फर्स्ट फ्रैक्शन है मेरा 2/5 और जब मैंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब मैंने इसे कन्वर्ट किया तो वैल्यू आई 0.4। 2/3 मैंने एक फ्रैक्शन लिया और जब इसे मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू आई 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब आप कहिएगा ये सर डॉट 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 क्या है, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, फिलहाल आप इसको देखिए। फिर मैंने √2 को जब कन्वर्ट किया, आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने √2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है। यहाँ आप देख सकते हैं 3 डेसिमल प्लेस तक मैंने √2 की वैल्यू फाइंड आउट की, जो कि 1.414 आया। हालांकि आगे का कैलकुलेशन करके मैंने √2 की वैल्यू 10 डेसिमल प्लेस तक लिख दी हुई है। ये 10 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेटेड है, क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं हो सकता था इस बोर्ड पे, स्पेस की कमी के कारण मैंने 3 डेसिमल प्लेस तक ही इसे कन्वर्ट किया है और बाकी जो सॉल्यूशन था उसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आप यहाँ पे 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में देख रहे हैं। फर्स्ट में आप क्या देख रहे हैं कि जब मैंने इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किया तो यहाँ रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ मैंने जब लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किया तो यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया और ना कभी आएगा, क्योंकि वापस फिर यहाँ 0 होगा और फिर ये होगा 3 6 18, फिर सब्सट्रैक्ट होगा, फिर हो जाएगा -2 और फिर वो 20 बन जाएगा। यानी कि यहाँ रिमाइंडर 0 लाना पॉसिबल नहीं है। आप खुद इसका जो है डिवीजन यहाँ देख सकते हैं। तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा कैलकुलेटेड हो चुका है और इसका कैलकुलेशन अभी अधूरा है। इसका पूरा कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है और ना कभी होगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप 2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना शुरू करें तो आप पूरी लाइफ फाइंड आउट करते रह जाइएगा, पूरी लाइफ ऐसा कैलकुलेशन करते रह जाइएगा, आपको √2 की एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगी। आप √2 का एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाइएगा। तो इसमें और इसमें दोनों में एक सिमिलरिटी आप देख रहे होंगे कि इसके लास्ट में भी 3 डॉट्स हैं और इसके लास्ट में भी 3 डॉट्स हैं। दोनों में आपको ये सिमिलरिटी दिख रही होगी, लेकिन इसमें इसके लास्ट में 3 डॉट्स नहीं। इस 3 डॉट्स का मतलब क्या है ये जान लीजिए। इस 3 डॉट्स का मतलब ये है कि ये जो डिवीजन है, ये जो कैलकुलेशन है, इसका कोई अंत नहीं होगा, यानी कि इसका कोई एंड नहीं आएगा। ये प्रोसेस ऐसा ही चलते जाएगा। तो यहाँ पे 3 डॉट है, इसका मतलब इसका भी एंड नहीं आएगा, ये प्रोसेस इनफाइनाइट चलते जाएगा। तो इस 3 डॉट का मतलब क्या होता है? तो इस 3 डॉट का मतलब होता है सो ऑन। इस 3 डॉट का मतलब होता है सो ऑन। तो मैंने यहाँ पे जब 3 टाइप के डेसिमल का कन्वर्जन देखा तो इसमें को देखा कि इसको मैं आसानी से फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको मैं फ्रैक्शन से डेसिमल में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो जिसको डेसिमल में पूरी तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, पूरी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, वैसे डेसिमल एक्सपेंशंस को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। वैसे डेसिमल एक्सपेंशंस को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और जिनका एंड पॉसिबल नहीं है, जिसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, वैसे डेसिमल एक्सपेंशंस को बोलते हैं
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और ये भी हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। लेकिन ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि दोनों का एंड पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप इस दोनों में एक फर्क देख रहे होंगे, और वो फर्क क्या है? तो यहाँ पे एंड तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसमें एक आपको जो है इसका पॉजिटिव व्यू है वो क्या है कि इसमें एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे 6 6 6 ये बार बार जो है रिपीट हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग तो बोलेंगे ही, और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग के साथ इसको रिपीटिंग भी बोलेंगे, जिसका नाम हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। लेकिन इसमें आप देखिए कि क्या रिपीट हो रहा है। आप कहिएगा सर यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, तो रिपीट तो हो रहा होगा। लेकिन नहीं, रिपीट का मतलब है कि एक पार्टिकुलर प्रोसेस पार्टिकुलर टर्म में रिपीट हो। जैसे इसमें 6 के बाद अगला 6 आया, फिर 6 आया, तो ऐसे पार्टिकुलर टर्म को जो है रिपीटेशन बोलेंगे। इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अगर रिपीट होता तो 4 1 के बाद फिर 4 1 आता, फिर 4 1 आता, फिर 4 1 आता, फिर 4 1 आता। इस ऐसे टर्म को बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इसमें तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसमें रिपीटिंग नहीं हो रहा है, तो इसके साथ क्या लगा देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग के साथ लग जाएगा नॉन रिपीटिंग। एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो मैंने देखा कि 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन तो आपको यही दिख गया, और यही 3 टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन हमें पढ़ने हैं। अब टर्मिनेटिंग में क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका एंड हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसका एंड नहीं आता है। अब आप हमको ये बताइए कि मैंने यहाँ पे जो 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 2/5, 2/3 और √2, इसमें से कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है? बिल्कुल सही, फर्स्ट और सेकंड आपका क्या है? रेशनल नंबर्स है, और थर्ड √2 क्या है? वो इरेशनल नंबर्स है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या आ सकता है। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ सकता है, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आ सकता है। और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये हम समझाने के लिए आपको बताया है। अब हम आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के ट्री पर। आप इसे नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब मैंने डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर का एक ट्री बनाया रखा है यहाँ पे। देखिए, ये आपको समझने में काफ़ी जो हेल्प करेगा। तो मैंने डेसिमल एक्सपेंशंस को 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है, जिसमें एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये मैंने इसका दूसरा नाम लिखा है जो आपको बुक में नहीं मिलेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल को फाइनाइट डेसिमल भी कहा जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को इनफाइनाइट डेसिमल्स कहा जाता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन मेन ये 2 फॉर्म में डिवाइडेड हो गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल अभी कुछ देर पहले बताया, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा वो किस रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन होगा या इरेशनल का? बिल्कुल सही, रेशनल का। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल ये भी आपका होगा रेशनल का। तो मैंने नॉन टर्मिनेटिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को कभी कभी कहीं कहीं किसी बुक में नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग के नाम से जाना जाता है। रिपीटिंग को रेकरिंग में भी जो है हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स बोलिए या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल बोलिए, दोनों एक ही बात है।
उसी तरीके से ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इसको बोल सकते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स बोल सकते हैं। तो अभी हमने कुछ देर पहले एग्जाम्पल देकर और मैंने आपको बताया कि कैसे रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है या फिर टर्मिनेटिंग होता है, और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इसको और इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को मैंने ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करके मैंने बता दिया कि ये दोनों डेसिमल एक्सपेंशन किसका होता है, रेशनल नंबर्स का, और ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये किसका होता है, इरेशनल नंबर का। तो जितने भी सर्ट्स हैं √2, √3, √5, √7, √11 या पाई, जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं उन सब का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो अब आप जो है इसे भी नोट कीजिए, और फिर मैं जो है आपको कुछ पाई के बारे में बताऊंगा कि पाई के बारे में, क्योंकि यहाँ जगह है नहीं, तो फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, और इसके बाद मैं यहाँ पे आपको पाई से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पाई के बारे में एक छोटा सा जो है आप उसका इंट्रोडक्शन दूंगा, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नोट किया जाए। तो पाई के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पाई होता क्या है। तो कहीं कहीं पाई के लिए PIE का यूज किया जाता है, और कहीं कहीं PI का यूज किया जाता है। तो आपको बेसिकली इस सिंबल से मतलब है कि पाई का ये जो सिंबल है आप इस पर फोकस कीजिए। तो पाई जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज पाई, तो आप बताइएगा पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्किल। पाई रियली में होता क्या है, तो पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्किल। अब देखिए पाई के बारे में आप इसके पहले ये जानते थे कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन पाई की वैल्यू जो 22/7 आप यूज करते हैं, अब जानिए कि पाई की एक्यूरेट वैल्यू आज तक कोई फाइंड आउट कर ही नहीं पाया। आप जो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं वो रियली पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्यूरेट वैल्यू आज तक कोई फाइंड आउट नहीं कर पाया। उसके बारे में जब बताऊंगा तो आप कहिएगा ये तो पाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो देखिए पाई के बारे में सबसे पहले बताने वाले, डेट इज पाई को इंट्रोड्यूस कराने वाले थे ग्रीस कंट्री। कौन सी कंट्री, ग्रीस कंट्री के बहुत बड़े मैथमेटिशियन आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने सबसे पहले पाई को इंट्रोड्यूस कराया था, और ये उनके सारे अचीवमेंट में बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि पाई का जब पाई को इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया उसके बाद कर्व लाइन से बने हुए जो फिगर्स होते थे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, उनका एरिया निकालना आसान हो गया, उनका पेरीमीटर निकालना आसान हो गया। लेकिन एक जगह मामला फंस रहा था। कहाँ मामला फंस रहा था, तो उन्होंने पाई का जो वैल्यू यूज करने के लिए बताया, उन्होंने कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं बताई। इसका कारण भी था कि पाई की फिक्स्ड वैल्यू तो हो ही नहीं सकती है, लेकिन उन्होंने एक रेंज बताया कि पाई की वैल्यू 3.140845 से लेकर 3.142857 के बीच में होगी। पाई की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बीच में होगी। अब देखा जाए तो ये भी एक ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अभी हमने पढ़ा है, क्योंकि इसका एंड हो चुका है, डॉट 3 डॉट्स नहीं है तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, यहाँ भी 3 डॉट्स नहीं है तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। तो ये दोनों के दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, डेट इज रेशनल नंबर्स है। तो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, और उन्हीं के बीच में वैल्यू होती है पाई की। तो टू रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, कुछ देर पहले ही मैंने बताया था कि टू रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। तो पाई की वैल्यू को अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में तो पाई की इनफाइनाइट वैल्यूज निकल सकती है। तो यहां प्रॉब्लम थोड़ा फंस रहा था।
तो इस प्रॉब्लम को दूर किसने किया? तो हमारे इंडिया के, कहाँ के? इंडिया के ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने इस प्रॉब्लम को दूर किया। उन्होंने कहा, आर्यभट्ट मतलब समझ जाइए कि बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपना जो कैलकुलेशन था उसका यूज किया। सोचिए कि कितना कैलकुलेशन करना पड़ा होगा उनको। उस समय ना कंप्यूटर था ना कैलकुलेटर था। कितने शार्प माइंडेड होंगे कि उन्होंने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके ये बताया कि पाई की वैल्यू सच में एक्यूरेट नहीं फाइंड आउट की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि आप पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज कर सकते हैं, और वो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आर्यभट्ट ने बताई, जिसका यूज हम अब कैलकुलेशन में करते हैं। यानी कि हम पाई की वैल्यू का जो यूज करते हैं वो आर्यभट्ट का दिया हुआ है। और आर्यभट्ट ने क्या बताया था पाई का वैल्यू? तो आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू 4 डेसिमल प्लेस तक बताई थी। कौन सी वैल्यू बताई थी? तो 3.1416 ये आर्यभट्ट का दिया हुआ वैल्यू है, जो कि 4 डेसिमल प्लेस तक है। ये पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्स की वैल्यू है, ये अप्रोक्स में। ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू है। तो इसी का यूज अब देखिए होता क्या है कि पहले जो है 4 डेसिमल प्लेस तक डेसिमल नंबर को लेकर और तब कैलकुलेशन किया जाता था। उसके बाद फिर 3 डेसिमल प्लेस का ही यूज किया जाने लगा। अब के डेट में कैलकुलेशन के लिए 2 डेसिमल प्लेस का ही यूज किया जाता है, मात्र 2 ही डेसिमल प्लेस का। तो आर्यभट्ट ने पाई के एक ऐसा वैल्यू बताया जिसका यूज करके हम उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। आज के टाइम में पाई की वैल्यू कैलकुलेट जब की गई तो सुपर कंप्यूटर की मदद से पाई की वैल्यू 1.3 ट्रिलियन डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट की जा चुकी है। अब सोचिए कि इसमें मात्र 4 डेसिमल प्लेस है, 3.1416, और पाई की वैल्यू आज के टाइम में 1.3 ट्रिलियन डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट की जा चुकी है सुपर कंप्यूटर की मदद से। और पाई में एक नाम और जुड़ता है रामानुजम का। तो रामानुजम की जो थियरी है उस थियरी का यूज करके पाई की वैल्यू मोर देन 1 मिलियन डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट की जा चुकी थी, लेकिन अब पाई की वैल्यू 1.3 ट्रिलियन डेसिमल प्लेस तक फाइंड आउट की जा चुकी है। तो ये कहानी है पाई की। तो पाई का जो वैल्यू हम यूज करते हैं वो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और आप ये भी जानिए कि आप जो भी इरेशनल नंबर यानी कि √2, √3, √5 ये इसका जो भी वैल्यूज आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही होती है। जैसे आप √2 के लिए यूज करते हैं 1.414, √3 के लिए यूज करते हैं 1.732। तो ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करने बैठिएगा पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी आपकी, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ये पाई का इंट्रोडक्शन था। अब हमने डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में समझ लिया, ये भी जान लिया कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशंस टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होगा, और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होगा। अब हम इस पे क्वेश्चंस को देखेंगे, आप फिलहाल इसे नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? तो अब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशंस पे 9th क्लास में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अब उसे देखेंगे। तो मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p by q where p q are integers and q is not equals to 0। अब आपको दिख रहा होगा कि हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को p by q के फॉर्म में चेंज करना है। अब अगर हम आपसे ये पूछें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को p by q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो वो तो आप एक लाइन में बता दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है, मैं पूछूं कि 0.23 को p by q के फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बता सकते हैं आसानी से। क्या बता सकते हैं कि 23/100। तो ये तो आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशंस को p by q के फॉर्म में चेंज करने की बात आती है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है।
उसका सीधा सा आंसर नहीं होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं वो आप यहाँ देखिए। तो सबसे पहले जो आपका रेकरिंग फॉर्म में दिया होगा, अच्छा इसका मतलब क्या होता है ये आप जानते हैं? ये आपने बोर्ड मास में पढ़ा होगा, ये आपने बोर्ड मास में पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं बार। अब देखिए जैसे इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये बताइए कि मैंने जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा है क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है? बताइए। बिल्कुल सही, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 4532, उसके बाद फिर रिपीट हो रहा है 4532, फिर रिपीट हो रहा है 4532 और साथ ही साथ 3 डॉट्स हैं, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको हमें अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? 0.4532 और ऊपर हम बार का साइन डाल देंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उस बार के साइन का क्या यूज है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको ये देखना है कि कितने डेसिमल प्लेस यानी कि कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। यहाँ 4 डिजिट रिपीट कर रहा है, इसीलिए मैंने 4 डिजिट जो भी रिपीट कर रहा था उसको मैंने लिख दिया और ऊपर बार का साइन लगा दिया। अब इसका मतलब ये हो गया ये 4532 ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। तो 0.6 के ऊपर बार लगा, इसका क्या मतलब है कि 6 कितने बार रिपीट होगा? इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो क्वेश्चन था उसको मैंने x लेट कर लिया, x मान लिया। तो देखिए लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। अब मैं जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जब ब्रेक करूंगा तो ये बार जब हटेगा तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। इस बार का मतलब है कि 6 इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, तो ये 666 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ इस क्वेश्चन में आप जरा फोकस कीजिएगा, इस क्वेश्चन में मैंने 7 के ऊपर बार का साइन डाला है, 4 पर बार का साइन नहीं है, 4 पर बार का साइन नहीं है, इसीलिए ये मत समझ लीजिएगा कि दोनों रिपीट हो रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा? बिल्कुल सही, यहाँ जो है 7 बार बार रिपीट हो रहा होगा, 4 तो बेचारा अकेला ही रहेगा। ठीक है, तो जिसके ऊपर बार का साइन होता है वही बार बार रिपीट होता है। तो मैंने यहाँ पे x को लेट कर लिया, 0.6 को x लेट करने के बाद ये हो गया आपका 0.666 और उसके बाद 3 डॉट। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ यानी कि LHS RHS दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब आप कहिएगा सर क्यों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसके लिए आप केवल यहां देखिए कि कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो जितने डिजिट रिपीट करते हैं ना उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक डिजिट यहाँ रिपीट हुआ तो एक जीरो वाला 10 होता है। अगर 2 डिजिट यहाँ आपका जो है लिखा होता, 2 डिजिट आपका जो है अगर जैसे यहाँ पे 2.34, इसमें मैं क्या देख रहा हूँ कि 3-4 के ऊपर रिकरिंग है, यानी कि 3-4 जो है वो बार बार रिपीट करेगा। तो 3-4 बार बार जब रिपीट करेगा, इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपको देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स पे बार हैं, उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? अगर डेसिमल के बाद जितने भी आपके डिजिट्स दिए हुए हैं अगर पूरे पे बार है यानी कि पूरा नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो आपको उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है।
जैसे अगर ये यहाँ पे इस तरीके से रहता 3458 और इस पूरे पे बार रहता, तो डेसिमल के बाद जो भी प्लेस है उन पूरे नंबर पूरे डिजिट्स पे बार है। तो इसका मतलब अब हमको ये बताइए कि जैसे मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है, अब इस टाइप का क्वेश्चन होता तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं? तो देख लेंगे 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, यानी कि 4 जीरो वाले नंबर से। तो 4 जीरो वाला कौन होता है? 10,000 से हमें मल्टीप्लाई करना होता। तो आपको दो टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, एक डेसिमल के बाद जो भी डिजिट होगा उस पूरे पे बार होगा, और एक डेसिमल के बाद जो डिजिट होंगे उसमें किसी पे बार होगा और किसी पे बार नहीं होगा। तो इसी दो टाइप के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, इसीलिए मैंने इस दोनों एग्जांपल को लिया है। तो अगर डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उन पूरे पे बार है तो आपको उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये सीधा सा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ 4 डिजिट हैं तो 4 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास तो एक ही डिजिट था जो रिपीट कर रहा था, इसीलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा? तो x में 10 से मल्टीप्लाई हुआ 10x, और यहां जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 से मल्टीप्लाई आपने पहले के क्लासेज में किया होगा डेसिमल में, क्या होता है? डेसिमल राइट साइड की तरफ जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो कितने प्लेस आगे बढ़ेगा? तो जितने जीरो वाले से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 में कितना जीरो? 1 जीरो, तो ये एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, ये डेसिमल आ जाएगा 6 के बाद। तो अब ये बन जाएगा 6.666। अब आप कहिएगा सर डेसिमल जब यहाँ आएगा तो डेसिमल के बाद दो ही 6 ना बचेंगे? नहीं, यहाँ तो 6 इनफाइनाइट है, आप जितने चाहे उतने 6 लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश आपको ये करना है कि जितने भी इक्वेशन फॉर्म हो उन सब में डेसिमल के बाद वाला डिजिट सेम रहे। यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 डिजिट ही लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 10x इक्वल्स टू 6.666। अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट में सब्सट्रैक्शन कर देना है। ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10x से x सब्सट्रैक्ट होगा, तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया 10x माइनस x। फिर 6.666 डॉट 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 से सब्सट्रैक्ट होगा 0.666 डॉट डॉट डॉट, तो मैंने उसको यहाँ लिख दिया। अब इसको देखिए 6.666 डॉट 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 0.666 डॉट डॉट डॉट। अब इस डॉट का मतलब सब में 6 है, इस डॉट का क्या मतलब है कि इधर सब 6 ही आपका जो है आगे जाएगा। तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ 6 का कैलकुलेशन तो हो रहा है। अब सोचिए कि 6 से 6 को अगर सब्सट्रैक्ट किया जाए तो क्या आएगा? 0, यहाँ भी आएगा 0, यहाँ भी आएगा 0। ये हो गया डेसिमल, और 6 से 0 में सब्सट्रैक्ट कीजिएगा आएगा 6, यानी कि जब मैंने इस दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो वैल्यू क्या आई? 6, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 की तो कोई वैल्यू होगी नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस दोनों के सब्सट्रैक्शन को 6 लिखा है। कैसे 6 आया समझ में आ गया ना? अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 6/9, तो ये x की वैल्यू हो गई 6/9। लेकिन आपको यहीं पे नहीं छोड़ देना है, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक हो रहा है तो आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक भी कीजिएगा। तो मैंने इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर दिया है, ये हो गया 2/3। तो इस तरीके से हमने देखा कि 0.6 बार को जब हमने p/q के फॉर्म में ब्रेक किया तो क्या आया? 2/3। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? तो देखिए यहाँ डेसिमल के बाद जो डिजिट था उस पूरे पे बार था, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है जिसमें एक डिजिट पे बार नहीं है, एक डिजिट पे बार है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जिसमें कुछ पोर्शन पे बार होगा कुछ पोर्शन पे बार नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो हम यही वर्क करेंगे जो यहाँ किए हैं, x लेट कर देंगे, ये 0.47 है इसको x लेट कर देंगे और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। इतना तो काम इसमें भी किए हैं। अब आगे आपको यहाँ ध्यान से सुनिएगा, अब क्या करना है? अब आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जिसपे बार का साइन नहीं है। क्या बोला मैंने? अब आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं
जिसपे बार का साइन नहीं है। बताइए यहाँ पे एक डिजिट है 4 जिसपे बार का साइन नहीं है। तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे जिसपे बार का साइन नहीं है उतने जीरो वाले नंबर से हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक डिजिट जो है आपका बार उसके ऊपर बार नहीं है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारा ये रहा। इक्वेशन 1 में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x और इसमें डेसिमल जो है पहुंच जाएगा 4 के बाद, यानी कि हो जाएगा 4.777। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब जितने डिजिट पर बार का साइन नहीं था उसका काम तो खत्म हो गया। अब क्या करना है हमको? अब हमको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है और जिनके ऊपर बार नहीं है। टोटल डिजिट देखना है। तो दोनों को अगर मिला दे तो 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है हमारे पास। तो हम इक्वेशन 1 में अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस में? इक्वेशन 1 में। एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है उतने जीरो वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन 2 बार होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर डेसिमल के बाद जितने डिजिट है पूरे डिजिट पे बार है, जैसे ये क्वेश्चन, तो इसमें आपको 2 इक्वेशन ही फॉर्म होगा, 2 ही इक्वेशन फॉर्म होंगे। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें डिजिट के बाद कुछ प्लेस पे बार हो कुछ प्लेस पे बार नहीं हो, तो इसमें 3 इक्वेशंस फॉर्म करने होंगे। अब देखिए, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन तो दोनों तरफ सेम था। सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या किया? जितने डिजिट पे बार का साइन नहीं था उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लिए, यानी कि एक प्लेस पे एक डिजिट पे आपका जो है बार का साइन नहीं था, इसीलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये देखेंगे कि कितने डिजिट इसमें दिए हुए हैं, बार वाले साइन मिला के और जिसके ऊपर बार नहीं है वो दोनों मिला के। तो दोनों मिला के कितने प्लेस हो गए? 2 डिजिट्स हो गया। तो दोनों डिजिट यानी कि 2 डिजिट हो गए, तो हम 2 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में ही। इक्वेशन 1 में 2 डिजिट वाले नंबर जीरो से यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अभी फिलहाल डेसिमल यहाँ है, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लेस आगे जाएगा, यानी कि डेसिमल पहुंच जाएगा 47 के बाद। तो 40 ये बन जाएगा 100x इक्वल्स टू 47.777। मैंने आपको ये भी बताया है कि आपको डेसिमल के बाद सेम डिजिट आपको रखने हैं। यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ भी 3 डिजिट आपको लेना है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन का फिलहाल अब कोई काम नहीं रह जाएगा। अब काम रहेगा सेकेंड और थर्ड इक्वेशन का। क्या करेंगे हम? सेकेंड और थर्ड को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट 100x माइनस x कितना हो जाएगा? 90x। और जब मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा देख लीजिए 4.777 डॉट 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 बता दिए क्योंकि सब तो 7 ही होगा, सब में 7/7 7/7 7/7 ही आएगा। अब देखिए जब इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0 डेसिमल ये कितना हो जाएगा? 3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि कितना आया? 43 आया। तो ये बन गया 90x इक्वल्स टू 43 और x की वैल्यू आ गई 43/90। ये खुद सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से 0.47 के ऊपर रेकरिंग का जो p/q फॉर्म आया वो 43/90 आया। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ लिए होंगे। तो आप फिलहाल इसे नोट कीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने? अब प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट टर्म में डिफाइन कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, और फिर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। पिछले क्वेश्चन में जैसा प्रोसेस यूज हुआ था वैसा ही प्रोसेस यूज करना है। तो अब मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और तीनों के ऊपर बार का साइन है। इसको हम बार का साइन या साइन ऑफ रेकरिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं और तीनों ही डिजिट पे रेकरिंग का साइन है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
समझ में आ रहा है ना? क्या करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन 1 में क्या लेट करेंगे, x इक्वल्स टू 4.532, इस रेकरिंग को यहाँ से हटा देंगे और ये बन जाएगा आपका 532 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ डेसिमल के बाद जितने भी आपके डिजिट्स हों, अगर पूरे पे आपको रेकरिंग का साइन है तो क्या करेंगे, तो जितने डिजिट पर रेकरिंग का साइन है उतने डिजिट वाले जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। इसमें हमने 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, ये हो जाएगा 1000x और यहाँ पे डेसिमल पहुंच जाएगा 3 प्लेस आगे, यानी कि 1 2 3 डेसिमल आ जाएगा यहाँ 4 5 3 2, यहाँ डेसिमल था, अब कहाँ पहुंच गया, 2 के बगल में, तो ये क्या बच गया 4 5 3 2, डेसिमल यहाँ आ चुका है 0.532 532 532 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने के बाद ये हो जाएगा 990x और इधर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स हैं तो सब सब्सट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। आपको मेन सब्सट्रैक्ट करना है 4532 से 4 को, ये हो जाएगा आपका 4528। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4528 बाई 999। ऐसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, प्रोसेस वही रहेगा जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। सेम वही चीज यहाँ भी है, यहाँ भी हम क्या करेंगे, x लेट करेंगे, फिर 3 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1000 से। अब उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है 4.53265, रेकरिंग है 3 डिजिट पे, 2 डिजिट पे रेकरिंग नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वही वर्ग पहले x लेट करेंगे और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में पूरा ब्रेक कर देते हैं। ये हो जाएगा 4.53265 डॉट डॉट डॉट, 2 बार ही रिपीट किए हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिपीट कौन हो रहा है, 265, तो मैंने 2 बार ही रिपीट किया है, 2 बार क्योंकि लंबा आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा तो इसीलिए 2 ज्यादा लंबा है, इसीलिए मैंने 2 बार ही रिपीट किया 265 को। 53 पे तो रेकरिंग का साइन नहीं है, बार का साइन नहीं है, इसीलिए 53 ऐसे ही रहेगा, रिपीट कौन होगा 265। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया था कि इसको आप इक्वेशन 1 लेट कीजिएगा और फिर सबसे इक्वेशन 2 कैसे फॉर्म करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि कितने प्लेस पर रेकरिंग का साइन नहीं है। 2 डिजिट ऐसे हैं जिस पर रेकरिंग का साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 डिजिट वाले जीरो से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब डेसिमल 2 जीरो वाला है तो 2 प्लेस आगे बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेसिमल 3 के बाद, ये बन जाएगा 453.265 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। और अब इक्वेशन थर्ड के लिए क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, तो 50 वाले से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। 50 वाला क्या होता है 1 लाख, 50 वाला होता है 1 लाख, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये 5 प्लेस आगे बढ़ जाएगा, 5 प्लेस काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा यहाँ आ जाएगा। तो इस पूरे पार्ट्स को देखिए लिखते हैं हम 453.265 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ 2 बार लिखे हैं 265, इसीलिए यहाँ पे लिखना होगा 2 बार। ये हो गया हमारा इक्वेशन थर्ड। तो डेसिमल के बाद तो सेम डिजिट सेम नंबर्स हैं तो वो सब्सट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे। मेन आपको क्या सब्सट्रैक्ट करना है, इस दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा और इस दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। उम्मीद है कि अब p/q के फॉर्म में चेंज करना आपको आसान लगेगा। तो अब हम लोग अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को।
तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 1/3। 1/7 और 1/3 के बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ फिलहाल एक ही इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, लेकिन हम ये देखेंगे कि एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 10 जितने भी इरेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो भी रेशनल नंबर दिया हो उसको आप डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। जैसे मैंने 1/7 का डेसिमल फाइंड आउट किया है, डेसिमल एक्सप्रेशन, तो ये हो गया 0.142857, उसके ऊपर बार का साइन। और 1/3 को मैंने एक्सप्रेस किया तो ये हो गया 0.3 ऊपर बार। अब आपको ये इमेजिन करना है कि इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर होगा कैसे। तो इरेशनल नंबर लिखने का तरीका क्या है ये जानिए। जैसे मान लीजिए कि हमको एक इरेशनल नंबर लिखना है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आए। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक नंबर लिखते हैं 2.1। अब इसमें हमको डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जब बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक जीरो डाल देंगे, फिर 1 लिख देंगे, 2 जीरो डाल देंगे, फिर 1 लिख देंगे, 3 जीरो डाल देंगे और डॉट 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 का साइन लगा देंगे। बन गया एक इरेशनल नंबर। अब जैसे मान लीजिए 4.5 तक हमने लिखा हुआ है। अब 4.5 और 4.7 इनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, बहुत आसान है। 4.5 से ज्यादा होना चाहिए, 4.7 से कम होना चाहिए। तो 4.5 और 4.7 के बीच में एक 4.6 नंबर मिलेगा ना, तो हम क्या करेंगे 4.6 लिख देंगे और इसको इरेशनल खुद से बना देंगे। कैसे, तो यहाँ जीरो डाल दिए, फिर 6 लिख देंगे, डबल जीरो डाल देंगे, फिर 6 लिख देंगे, ट्रिपल जीरो डाल देंगे, डॉट डॉट डॉट। देखिए बन गया ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कैसे, तो देखिए तो कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है, अगर हम रिपीटिशन में 6 जीरो को लें तो अगला नंबर 6 जीरो आ गया, ठीक है, लेकिन क्या उसके बाद 6 जीरो आया, नहीं आया। तो इसका मतलब ये रिपीटेशन में नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग डेसिमल है। अब हमारे पास यहाँ है 0.14 और 0.3। तो अगर हम देखें तो यहाँ इसको भी हम 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करते हैं। तो 0.14 इसके बदले में हम लिख दिए, और इसके बदले क्योंकि ये 0.14 से ज्यादा आ रहा है इसीलिए आप 0.15 इसको इमेजिन कीजिए, और इसको इमेजिन कीजिए 0.30। अब आप ये सोचिए कि 15 और 30 के बीच में क्या क्या आ सकता है, 16 आ सकते, 16 आ सकते हैं, 17, 18, 19, बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो आपको यही से इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। देखिए कैसे, 15 और 30 के बीच में, तो चलिए 0.16 मिल गया। अब क्या कर देंगे, 0, फिर 1600, 16 नहीं भी लिखेगा तो हमको तो नॉन टर्मिनेटिंग किसी तरह बना देना है, 1024 डॉट डॉट डॉट, हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। तो ये हो गया 0.15, यानी कि इमेजिन कीजिए कि ये 15 है, ये 30 है, तो इसके बीच में मैंने 21 को ले लिया, तो क्या बन गया 0.210, फिर 2100, 2100 डॉट डॉट डॉट। अगर हमको और लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं, क्या क्या लिख सकते थे, ये लिख सकते थे 0.160, 1600, 16000, फिर 0.170, 1700, 17000 डॉट डॉट डॉट, फिर 0.180, 1800, 18000 डॉट डॉट डॉट। बहुत सारे नंबर्स को, तो ये बनाने का तरीका है, इरेशनल नंबर लिखने का तरीका है। आपको बस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में इसे एक्सप्रेस कर देना है। तो अगर दो रेशनल नंबर के बीच में कितना भी रेशनल नंबर पूछे फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि इरेशनल के बीच में इरेशनल फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे ये बोला जाए कि √2 और √3 इनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, बस हम √2 को इसके अप्रोक्सीमेट डेसिमल वाले में कन्वर्ट कर देंगे। √2 का डेसिमल एक्सपेंशन अगर फाइंड आउट किया जाए तो हम यूज क्या करते हैं,
1.41 और √3 के लिए क्या यूज करते हैं 1.73। अब आपको मिल गया, ये 1.41 हो गया। तो यहाँ देखिए 41 और यहाँ हो गया 73। तो 41 और 70 के बीच में थोड़ा आगे बढ़ के लीजिएगा। तो 41 के बाद आप ले लीजिए 42, ये हो जाएगा 1.420 4200 4200 डॉट डॉट डॉट। तो आपको क्या करना होगा, इरेशनल नंबर को उसके अप्रोक्सीमेट डेसिमल एक्सपेंशन में लाइए और फिर उनके बीच में इरेशनल नंबर को लिखिए। तो अगर इरेशनल नंबर लिखने के लिए आपके पास क्वेश्चन आए तो अब आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि अब आप जो है सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आप इस पैटर्न को लिख लीजिए। मैंने यहाँ एक ही इरेशनल नंबर फाइंड आउट किया है, आप जितना चाहें उतना इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज और समझिए कि अगर यहाँ पे 0.142857 है, अगर मैं बोलूं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसमें 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे क्वेश्चन में आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ 1/7 equals to 0.142857, then 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बहुत आसान है। 1/7 की वैल्यू हमारे पास है। अब 2/7 का मतलब क्या है गया, 2 इंटू 1/7। 2/7 का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 1/7, यानी कि 1/7 की वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, 1/7 की वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ एक और दिक्कत आती है कि मल्टीप्लाई करे कैसे, किस तरफ से करें। तो मल्टीप्लाई हमेशा जो है यूनिट प्लेस से कीजिएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करना है, राइट टू लेफ्ट, इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है, राइट टू लेफ्ट। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10 और 1 11, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 8 जा 16 1 17, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। यहाँ पर 0 है तो 0 पॉइंट और इसके ऊपर आपको रेकरिंग डाल देना है, बस ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 3/7 में करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके और लाना है। तो फिलहाल आप इसको लिखिए, फिर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा और आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप फिलहाल इसे लिखिए। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हमने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, आज का जो टॉपिक डिस्कस हुआ है उस पर ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, जो भी डेसिमल एक्सपेंशंस दिए हुए हैं आपको इसे p/q के फॉर्म में चेंज करना है। फिर ये 4 इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इन दोनों के बीच में। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करके। और फिर आपको बताना है कि फाइंड द नेचर ऑफ द डेसिमल नंबर, यानी कि जो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उसका कौन सा नेचर आ रहा है। इरेशनल है तो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल आएगा। तो आपको अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा तो उसके बदले में टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखना है। नेचर में क्या बताना है कि कौन सा डेसिमल आएगा, तो जिसका टर्मिनेटिंग होगा उसमें टर्मिनेटिंग लिखिएगा, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या फिर यूँ कहें रेकरिंग होगा उसमें आप रेकरिंग लिखिएगा। एक चीज और जानिए कि अगर हमको सीधा सा नंबर, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, हमको अगर सीधे पता करना है कि इसका कौन सा नेचर होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, हम डिवाइड नहीं करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, सीधे बताना है कि बताइए कौन सा नंबर जो है वो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। बहुत आसान है उसको बताना। सबसे पहले आपके पास जो फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए, यानी कि जितना कटने वाला है उसको कटा दीजिए। ऐसा ना हो कि कुछ कटने वाला रह जाए, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में, आपको स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर लेना है।
उसके बाद क्या करना है, जैसे मैं 56/100,000 को देख रहा हूँ, तो 56/1000 के लिए क्या करना है, यहाँ पे कैंसिल आउट होने वाला है, कितने से कर दे, 4 से कर दें, 4 से कर देंगे तो हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा कितना 4 2 जा 8, और ये हो गया आपका फिर 4 5 जा 20, 250, यानी कि ये हो गया आपका 14/250। और भी ब्रेक हो सकता है, ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 125, 7/125 जब ये आया तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता। तो हमें क्या देखना है, हमें डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है, इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना आप जानते होंगे, जैसे डिनोमिनेटर क्या है 125, इसको फैक्टराइज कीजिए, ये जाएगा 5 25 5 5, तो 125 को जब हमने फैक्टराइज किया तो आया 5 × 5 × 5, यानी कि 5 क्यूब। तो इतना वर्क आपको हर एक फ्रैक्शन में करना है, जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कीजिए, और ब्रेक करने के बाद आपको उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद अगर आपको 2 मिले, क्या मिले 2 या 5 मिले, 2 मिले 5 मिले, तो वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों साथ में आना चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो घर है उस घर में यही 2 मेंबर रह सकते हैं, चाहे ये अकेला रहे चाहे ये अकेला रहे या फिर दोनों साथ में रहे, यानी कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद केवल 2 आता है तब भी उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, केवल 5 आता है तब भी उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, 2 5 दोनों साथ में आते हैं तब भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। जैसे यहाँ केवल 5 आया है तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन, हमने इसी को ना सॉल्व किया है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा। और 2 5 के अलावा केवल 2 रहे केवल 5 रहे या 2 5 दोनों साथ में आए प्राइम फैक्टर में, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर दूसरा कोई आ गया, जैसे 2 5 भी आए और साथ में 3 भी आ गया, जैसे यहां देखिए 4/13, तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से ही है। अब यहाँ जो डिनोमिनेटर है 13, तो 13 का प्राइम फैक्टर तो 13 × 1 ही होगा, तो यहाँ 2 और 5 के अलावा दूसरा नंबर आया ना, तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आएगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो बिना डिवाइड किए अगर आपको पता करना है कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन या फिर यूँ बोले कि रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कीजिए, और सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करने के बाद डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है, और प्राइम फैक्टर में अगर 2 आए या 5 आए या दोनों साथ में आया तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, और इनके अलावा भी दूसरा कोई नंबर आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। क्लियर है? तो उसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग में जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो 2 का पावर m × 5 के पावर n के फॉर्म में आएगा, यानी कि 2 और 5 आएगा, कितना भी पावर आ सकता है, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई नंबर आ गया तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो केवल आप देख के डिनोमिनेटर को देख के बिना डिवाइड किए इस तरीके से पता कर सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो अब आप इसे लिखिए और इसको आप सॉल्व कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। तो अब आप इसको लिखने का काम शुरू कीजिए, और आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे के एक्सरसाइज के बारे में डील करेंगे। फिलहाल आप इस होमवर्क को लिखिए और NCERT का 1.3 भी सॉल्व कर दीजिएगा। थैंक यू।